सपने, ये शब्द ही काफ़ी है किसी इंसान के अंदर जीने की इच्छा बढ़ाने के लिए, उसे एक मोटिवेशन देने के लिए। हम सब अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। स्टूडेंट्स को अपनी फैमिली छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। एडल्ट्स को अपनी जॉब या सक्सेस के लिए अपनी फैमिली से दूर रहकर कमाना पड़ता है। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन क्या हो कि जिस सपने के लिए हमने सब कुछ छोड़ा, वही सपना हमारी जान पर आ बने। हमारी आज की स्टोरी शेयर करी है अनाया ने। अनाया बिहार की रहने वाली एक आम लड़की, जिसके हर लड़की की तरह बहुत बड़े ख्वाब थे और अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो अब शिफ्ट होती है दिल्ली में। और शायद यही डिसीज़न उसकी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीज़न साबित हुआ। अनाया के साथ उसका भाई नमन भी दिल्ली आ जाता है। वो अनाया का ट्विन था। ये दोनों ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली आते हैं। सबसे पहले इन्हें रहने के लिए एक फ्लैट चाहिए था, तो ये गूगल में जाकर ब्रोकर्स के नंबर ढूंढते हैं और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इनकी जो फैमिली थी, ये मिडिल क्लास फैमिली थी, तो इन्हें जितना हो सके उतने सस्ता फ्लैट चाहिए था अपना गुजारा करने के लिए। और दिल्ली जैसी जगह में सस्ता फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद इन्हें फाइनली एक फ्लैट मिलता है। इस फ्लैट में एक लड़की पहले से ही रह रही थी, मतलब कि एक फ्लैट में अब 3 लोग थे, तो आम सी बात है कि किराया 3 लोगों में बटेगा, जिसकी वजह से किराया जो था वो पर पर्सन काफ़ी कम हो गया था। तो इन दोनों ने भी छूटते ही हाँ कर दी कि ठीक है यार, अगर किराया कम हो रहा है तो हमें क्या दिक्कत है, हम भी रहने के। फाइनली ये दोनों भी उसी फ्लैट में उस लड़की के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। अब जो रूम इन्होंने लिया था वो 70th फ्लोर पे था, 17वें माले पर, और ये था 3 BHK। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 रूम थे जिसका कॉमन बाथरूम था, मतलब कि एक वॉशरूम था जो कि दोनों रूम से अटैच्ड था और दोनों ही रूम से आप उस वॉशरूम में जा सकते थे। उसके बाद एक हॉल था जिसमें एक किचन भी था और किचन की दूसरी तरफ एक और रूम था जो कि मकान मालिक ने लॉक करके रखा था। अच्छा, ये जो फ्लोर था ये सबसे ऊपर का फ्लोर था, सबसे टॉप का फ्लोर, तो यहाँ पर टेरेस भी था। तो हॉल के बाहर एक बालकनी थी जो कि आपको टेरेस से जोड़ती थी। जब ये रूम इन सब ने देखा तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो जो ओनर होते हैं वो बताते हैं, ये जो फ्लैट है ये टॉप पर है, टेरेस से जुड़ा हुआ है, और इसी वजह से गर्मी में लोग इस वाले फ्लोर में रहना पसंद नहीं करते। सबको पता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा होती है और जितना ऊपर मकान रहेगा उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, और इसी वजह से ये जो पूरा फ्लोर है ये खाली पड़ा हुआ है। ऊपर से ये जो तीनों थे ये स्टूडेंट्स थे, तो इन्हें तो ये वाला फ्लोर काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पूरे फ्लोर में जो रूम्स थे वो खाली थे, सिर्फ इन्हीं का रूम था जो कि जहाँ पे अब ये रहने वाले थे, और ये टॉप फ्लोर था, तो ओनर की भी ज़्यादा चिक रहती नहीं थी। और कुछ ही दिनों में ये सब वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और मकान मालिक ने इनके आने से पहले वहाँ साफ़ सफाई करवा दी थी। इसी वजह से शिफ्टिंग के बाद इन्हें साफ़ सफाई में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। इनके 3 महीने कब बीत जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। और साथ ही में इनके साथ जो एक लड़की थी उसका नाम अदिति था, वो भी इनसे काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी। ये तीनों आपस में शहर घूमते, कॉलेज जाते, नई सिटी थी, एक्सप्लोर करते। एक नई जगह पर आए हुए हैं तो उसको भी पूरा एक्सप्लोर करते। लेकिन इन 3 महीनों में एक चीज़ थी जो इन्हें बड़ी अजीब लगी थी। वो ये था कि ये लोग 3 महीने से रह रहे थे, बट फिर भी जो भी आपकी सोसाइटी में जितने भी लोग थे वो इनसे इंटरेक्ट करते ही नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे इनसे दूर भागते हैं। इनफैक्ट जो वहाँ पे सेक्रेटरी थे, जो वहाँ पे गार्ड्स थे, वो भी अगर कोई काम होता तो इन्हें कॉल करते, कभी भी मिलने नहीं जाते, कभी भी ऐसे इंटरेक्ट नहीं करते अपने, मतलब होता है कि अगर आपके गार्ड भी आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हो तो वो भी अच्छे से जवाब देते हैं, ऐसे नहीं होता था। जब ये तीनों में से कोई भी गार्ड से कोई बात कर ले या कुछ कर ले तो ऐसा लगता था वो घबरा जाते हैं, वो बस बात ख़त्म करके वहाँ से जाना चाहते हैं। उन्हें देख के ऐसा लगता था। अब इन तीनों को भी लगता था कि ये तीनों गांव से आए हुए हैं, थोड़े बैकवर्ड एरिया से है जहाँ से आए थे वो, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ का रहन सहन और सारी चीज़ें थोड़ी बैकवर्ड एरिया में आती है। तो इन लोगों को लगा था कि शायद इस वजह से ये हमें छोटा समझते हैं, हमसे ये लोग बात नहीं करते, शायद यही एक कारण है। ऊपर से ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, तो ये भी सामने वाले से बात करने में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते थे, बस अपनी लाइफ जीते थे, अपनी ही ज़िंदगी में खुश थे। ऐसे ही एक शाम अनाया घर पे अकेली थी और आदिति और नमन सब्जी लेने मार्केट में गए हुए थे। तभी अनाया को फील हुआ कि कोई उसके टेरेस पे टहल रहा है। उसे लगा शायद नमन और आदिति आए होंगे, इसलिए वो चेक करने बाहर चली जाती है, पर बाहर टेरेस पे कोई भी नहीं था। उस वक्त करीब 8:30 हो रहे थे। जैसे ही वो अपने फ्लैट में जाने के लिए मुड़ती है कि तभी अचानक से उसके सामने दीवार पर एक कौवा जोर से आके टकराता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस कौवे को किसी ने जोर से फेंका हो। वो इतनी जोर से दीवार पे टकराता है कि वो सीधा ज़मीन पर गिर जाता है और दीवार पे उसके खून के निशान हो जाते हैं। अनाया ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब आवाज़ इतनी ज़ोर से आई होती है कि नमन और अदिति उसी टाइम वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे कौवा पड़ा हुआ है और अनाया बहुत बुरी तरीके से घबरा गई है। अदिति पूछती है कि ये सब क्या है।
वहीं पर नमन अपनी बहन की इस हालत को देखकर उसे संभालता है और ऐसे ही थोड़ा सा माहौल हल्का करने के लिए कहता है कि अरे कोई नहीं है, ये कौवा ही तो है, कोई बंदर वंदर होगा, उसने ऐसे फेंक दिया होगा या कुछ भी हुआ होगा, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। और वो वहाँ पर जाता है, पन्नी में उस कौवे को उठाता है और डस्टबिन में फेंक देता है और दीवार में जो खून के निशान होते हैं उन्हें भी पूरा साफ कर देता है। अब रात हो जाती है, सब डिनर विनर करके अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। आधी रात में अनाया की आंख खुलती है। वो देखती है बाहर जो उसने टेरेस की लाइट जलाई हुई थी वो बार बार ऑन ऑफ हो रही थी, तो वो उसे ऑफ करने के लिए उठकर बाहर जाती है। बाहर जाकर जब वो स्विच के पास पहुंचती है तभी उसके माइंड में वो कौवे वाली बात याद आती है। अब अनाया फिर से उसी जगह देखती है जहाँ पर वो कौवा पहले पड़ा हुआ था और वो देखती है कि दीवार पर अभी भी खून के निशान थे, कौवा अभी भी वहाँ पर पड़ा हुआ था। अनाया बहुत ज़्यादा डर जाती है कि तभी उसको एक आवाज़ आती है हल्की सी गेट के खुलने की। जब गेट खुलता है तो पीछे मुड़कर देखती है। वो देखती है कि नमन, उसी का भाई, अब टेरिस पर चल रहा था। वो किसी की सुन नहीं रहा था, वो बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ चल रहा था, जैसे कि मानो स्लीप वॉकिंग कर रहा हो। अनाया उसे बोलती है कि नमन तू यहाँ क्या कर रहा है नमन, लेकिन नमन किसी की नहीं सुनता। नमन सीधा जाता है और टेरिस की जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। अनाया उसे चीख चीख कर बोल रही होती है कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। नमन मुड़कर अब अनाया को देखता है और एक क्रीपी सी स्माइल देता है, बड़ी बड़ी ज़्यादा क्रीपी सी, जिसके बाद वो सीधा नीचे कूद जाता है। अनाया ये देख के एकदम से चिल्ला उठती है और उसकी आंख खुलती है। दरअसल ये सारा एक सपना था। जी हाँ, एक सपना। ये सुनते ही नमन और अदिति दौड़े दौड़े अब अनाया के पास आ जाते हैं। नमन पूछता है कि क्या हुआ, तू इतनी रात को कैसे चिल्ला रही है। तो अनाया पूरी तरीके से पसीने में लथपथ होकर नमन को बस हक करके रोने लग जाती है। अब नमन बोलता है कि यार देख, तू ज़्यादा इस सब में मत पड़, तू ज़्यादा सोचने लग गई है, इसी वजह से तुझे ये सब सपने आ रहे हैं। जिसके बाद ये तीनों फिर से टेरिस पे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि कोई कौवा नहीं है, कोई निशान नहीं है। अनाया को भी लगता है कि हाँ शायद मैं ज़्यादा सोचने लग गई हूँ। जिसके बाद ये वापस आते हैं, सब सो जाते हैं। सुबह होती है और नमन और अनाया कॉलेज की तरफ चले जाते हैं। अदिति कॉलेज में नहीं जाती क्योंकि उसे कुछ प्रेजेंटेशन का काम करना था, तो वो घर पर ही रहती है। अब ये दोनों चले गए, अदिति अकेले उस फ्लैट में। वो अपने लैपटॉप में प्रेजेंटेशन का काम कर रही है कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आती है, कुछ अजीब सी, किसी के सीटी की टाइप की, कुछ इस टाइप की। पहले तो अदिति को लगता है कि शायद नीचे वालों के या अगल बगल वालों के, जो भी जहाँ पे भी रह रहे हैं, उनका कुकर वूकर की सीटी बज रही है और उसी की आवाज़ आ रही है। बट ये बहुत अजीब था क्योंकि उस फ्लोर में तो कोई रह नहीं रहा था, जो भी रह रहे थे नीचे वाले फ्लोर में रह रहे थे, और वहाँ से सीटी की आवाज़ इतनी क्लियर आना, ये थोड़ा अजीब था। अदिति ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसको किसी के तालियां बजाने की आवाज़ आती है। उसके कानों के जस्ट बगल से ये आवाज़ आ रही थी। वो तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसपास देखने लग जाती है कि तभी उसे कहीं दूर साइड ऐसा लगता है कि दो हाथ दिख रहे हैं जो कि जले हुए हैं और वो तालियां बजा रहे हैं। अदिति ये देख बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर फिर भी अदिति थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर उस साइड ध्यान से देखने की कोशिश करती है कि आखिर है कौन। लेकिन जब वो देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये सब देखने के बाद अदिति भी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो अपना लैपटॉप उठाती है, अपनी बुक्स वगैरह सब उठाती है और फ्लैट छोड़कर चले जाती है। अब वो पूरा टाइम लाइब्रेरी में बिताती है। वो तब तक लाइब्रेरी में थी जब तक कॉलेज की छुट्टी नहीं हो जाती। अब कॉलेज की छुट्टी हो जाती है, जिसके बाद नमन और अनाया भी अब फ्लैट में आ जाते हैं और अदिति को पता था कि इस टाइम पे वो आने वाले हैं, तो वो भी आ जाती है। तीनों फ्लैट में आ जाते हैं। अदिति इन दोनों को ये वाला इंसिडेंट नहीं बताती क्योंकि अनाया की पहले से ही बुरी हालत थी। शाम से ही वो घबराई हुई थी और अदिति नहीं चाहती थी कि वो अनाया को और ज़्यादा डराए, तो वो ये सारी बातें छुपा देती है। जिसके बाद ये तीनों अपना नॉर्मल हर दिन की तरह शेड्यूल फॉलो करते हैं और ऐसे ही करते हुए शाम हो जाती है। शाम के टाइम अदिति डिनर बना रही थी और उसने कानों में ईयरफोन्स लगा रखे थे। तभी वो जो सॉन्ग सुनती है वो अचानक से बंद हो जाता है। वो अपने सॉन्ग को बार बार प्ले करने की कोशिश करती है, मगर उसका फ़ोन हैंग हो गया था। उसके फ़ोन का टच बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। अब अदिति वो सॉन्ग प्ले करने की बार बार कोशिश कर रही होती है, लेकिन अचानक से उसे फिर से वो तालियों की आवाज़ आती है। वो मुड़कर देखती है तो फिर पीछे कोई नहीं था। अब वो नमन और अनाया को बुलाने लग जाती है चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। वो अब बाहर जाकर देखती है, हॉल में, रूम्स में, हर जगह देख लेती है, लेकिन नमन और अनाया कहीं भी नहीं होते। अब अदिति फ्लैट के बाहर जाकर उन्हें ढूंढने लगती है, उन्हें कॉल करने की कोशिश करते हैं, बट फ़ोन तो हैंग हो चुका था, फ़ोन तो चल ही नहीं रहा था। अदिति बहुत ज़्यादा घबराने लगती है कि अचानक से उसे नमन और अनाया नीचे से आते हुए दिखते हैं, मतलब कि वो नीचे वाले फ्लोर से ऊपर अपने फ्लोर की तरफ आ रहे थे। वो उनके पास जाती है और पूछती है कि तुम दोनों मेरे को बिना बताए कहाँ चले गए थे, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। जिस पे नमन और अनाया बोलते कि यार तेरे को बताया तो था हमने कि हम नीचे मीट लाने जा रहे हैं और तूने हाँ भी बोला था।
अदिति बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये सब कब हुआ, मैंने कब हाँ बोला, तुमने कब मुझे ये सब बोला। नमन और अनाया बोलते हैं चल ये सब छोड़, आजा, हम देख 2 किलो मीट लेकर आए हैं, चल अब मस्त ये बनाकर खाते हैं। अब तीनों ऊपर जाते हैं और अपना डिनर बनाते हैं। या मैं बता दूं कि जब भी ये लोग डिनर बनाते थे ना तो ये ज़्यादा ही बनाते थे एक्स्ट्रा, ताकि बच भी जाए तो कल को काम आ जाए, बस कम ना पड़े तीनों के लिए। और कभी कभी अगले दिन भी उन्हीं चीज़ों को खाते थे, तो इनके लिए भी मतलब काम वाम थोड़ा ईजी पड़ जाता था। तो ऐसे ही इन्होंने मीट के साथ भी करा था। ये 2 किलो लेकर आए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 बंदे 2 किलो मीट तो नहीं खा सकते। वेल, डिनर बनता है, ये तीनों अब डिनर करने बैठते हैं। तीनों ने खाना चालू ही किया था कि देखते ही देखते मीट ख़त्म हो गया। जो पूरा खाना था वो ख़त्म हो चुका था और इन तीनों को ऐसा लग रहा था कि ऐसा कैसे, मतलब कि अभी भी इनका पेट भरा नहीं था। जो प्लेट में मीट था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, मगर इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि इन्होंने कुछ खाया ही नहीं। और तब इन्हें रियलाइज़ होता है कि 1 मिनट, ये पहली बार तो नहीं हुआ। हमारे घर में हम जब भी मीट बनाते हैं हर बार ऐसे ही नहीं होता कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब ख़त्म हो गया। मतलब पहली बार 1 बार 2 बार हमें लगा बहुत टेस्टी था, शायद इसलिए होता है ना कि मन भर जाता है, पेट नहीं भरता। सो थोड़ा वैसा वाला सीन उन्हें लगा था। बट हर बार ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इतना सारा खाना लेकर आए और वो सब ख़त्म हो जाए और हमें पता तक ना चले। ये थोड़ा सा अजीब तो था। अब मम्मी अनाया को कहती है कि तुम सब ये सारी चीज़ें मत सोचो, तुम पूरे दिन इतनी भाग दौड़ करते हो कि इतने थक जाते हो, और उसके बाद जब खाना खाने बैठते हो तो ऑब्वियसली भूख ज़्यादा लगी होती है, तो तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें पता ही नहीं चलता। और ये कोई कॉमन चीज़ है, कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो आराम से खाओ पियो और ज़्यादा मत सोचो। अनाया भी सोचती है कि शायद यही हो, क्योंकि ये सब हरदम कॉलेज ट्यूशन में बिजी रहते हैं, इसीलिए थकान की वजह से भूख ज़्यादा लगती है इन्हें। अब इन तीनों के एग्ज़ाम आने वाले थे, तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि अब रात भर पढ़ाई करेंगे। वेल, सब डिसाइड हो जाता है, रात हो जाती है और ये अपनी अपनी बुक्स निकालते हैं। नमन जब अपनी बुक्स निकालता है तो वो देखता है कि उसकी बुक थोड़ी सी जली हुई होती है। नमन हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ नमन की बुक के साथ नहीं था, बल्कि अदिति और अनाया की बुक्स भी जली हुई थी। ये अपनी बाकी बुक्स भी देखते हैं तो हर बुक का सेम ही हाल था, सभी कहीं ना कहीं से जली हुई थी। इन तीनों को लगता है कि यार ये क्या चल रहा है, आखिर किसने हमारी बुक्स जलाई होंगी। वेल, ये थोड़ा और देखते हैं तो सिर्फ बुक्स ही नहीं, अलमारी में रखे इनके कपड़े भी कहीं कहीं से जले हुए थे। ये तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इन्हें लगता है कि शायद अभी तक जो हमें डर लग रहा था वो कहीं ना कहीं सही था। इस फ्लैट में कुछ तो गड़बड़ है, और अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो शायद अगला नंबर हमारा हो सकता है। ये अभी ये सब डिसाइड कर ही रहे थे, ये सब बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, और ये सब चलते चलते एकदम से इन्हें बदबू सी आने लग जाती है कुछ जलने की। ये तीनों उस बदबू को फॉलो करते हैं कि आखिर ये जो स्मेल आ रही है ये आ कहाँ से रही है। तो ये फॉलो करते करते सीधा सामने जा खड़े होते हैं उस रूम के, जो कि पूरी तरीके से लॉक्ड था। मैंने बताया था ना कि उन्होंने एक रूम को लॉक करके रखा था। उस रूम के अंदर से इन्हें कुछ जलने की बदबू आ रही थी, और ये तीनों उस रूम के जस्ट बाहर खड़े हुए थे। अब नमन देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये बदबू आ कैसे रही है, क्या कुछ जल रहा है। तो डोर के नीचे जो थोड़ा सा गैप नहीं होता, नमन ऐसे झुकता है और उस डोर के नीचे से देखने की कोशिश करता है, और उसे क्या दिखता है, उसे दिखता है कि सेम डोर के उस साइड एक जली हुई लड़की जो कि झुककर सेम उसी गैप से नमन को देख रही थी, और वो बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही थी, पूरी तरीके से जली हुई और बस अजीब सी। नमन जैसे ये देखता है वो चिल्लाकर खड़ा हो जाता है। पूरी तरीके से डरा हुआ नमन अपनी अनाया और अदिति के दोनों की बाजू पकड़ता है और सीधा रूम की तरफ दौड़ पड़ता है। दोनों लड़कियां उससे पूछे कि आखिर क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है, बट नमन कुछ बोल ही नहीं पा रहा। नमन पूरी तरीके से पसीने में लथपथ हो चुका था और उसकी आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उसका आखिरी दिन है, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था। अदिति वापस से माहौल को शांत करने के लिए डोर बंद करती है और महामृत्युंजय का जाप करने लग जाती है। जैसे ही वो मंत्र पढ़कर ख़त्म करती है, तभी उसके रूम के डोर पर बहुत तेजी से नॉकिंग की आवाज़ आती है। तीनों घबरा के दीवार के एक कोने पर दुबक कर बैठ जाते हैं और नॉकिंग की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। नमन का तो मानो शरीर का खून सूख गया हो, उसके होंठ पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ गए थे। कुछ देर बाद चारों तरफ एटमॉस्फेयर में शांति फैल चुकी थी, और फिर एक बार वापस से इन तीनों को किसी के चलने की आहट आने लगती है। तीनों की नज़रें रूम की खिड़की पर अटक जाती है। तीनों के तीनों उस खिड़की से देख रहे थे, और तभी उस खिड़की के बाहर एक लड़की खड़ी होती है। थोड़ी सी रोशनी जब उस पर पड़ती है तो ये तीनों बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि वो लड़की करीबन 20 से 25 साल की लड़की थी, जो कि पूरी तरीके से जली हुई थी, और वो इन्हें बहुत गुस्से में देख रही थी।
ये देखकर अनाया बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाती है। अदिति वापस से वहाँ पर हनुमान जी का नाम जपने लग जाती है और ये तीनों अपनी आंखें बंद कर देते हैं। होता है ना कि अगर आप किसी को देखो नहीं तो आपको लगता है वो वहाँ पर शायद है ही नहीं। अनाया यहाँ पर बेहोश पड़ी है, नमन उसे पकड़ के बस हनुमान जी का नाम लिए जा रहा है और अदिति भी सेम अपनी आंखें बंद करके हनुमान जी का नाम लिए जा रही है। इन्हें पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत जाता है और इन तीनों की कब आंख लग जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। अब सुबह हो चुकी थी और सुबह होने के बाद इन्हें थोड़ा सा कम डर लग रहा था। अनाया भी अब उठ जाती है और उसका जो शरीर होता है वो पूरी तरीके से तप रहा था, मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा बुखार आ चुका था। नमन सारी बातें अपनी मम्मी से बताता है। उसकी मम्मी सबसे पहले तीनों को घर बुलाती है। अदिति का घर उत्तराखंड में था और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले अपने घर जाए, इसलिए वो अनाया और नमन के साथ ही उनके घर पर चले जाती है। उसी दिन वो लोग पैकिंग करते हैं, अनाया को दवाई देते हैं और बस में बैठ के जैसे तैसे करके घर पहुंच जाते हैं। अब जब ये घर पहुंचते हैं तो जो अनाया की मॉम होती है उन्होंने पहले से वहाँ पर पंडित जी बुला कर रखे थे। ये तीनों जाकर पंडित जी के सामने बैठ जाते हैं। पंडित जी इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ये आते हैं पंडित जी अपना जो मंत्र वंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। करीबन आधे पौने घंटे तक वो मंत्र वंत्र पूरा पढ़ते हैं और उसके बाद इन लोगों को बोलते हैं कि अब हम आगे का जो रिचुअल होगा वो कल करेंगे, तो कल इसी समय पर मुझे मिलना। ये बोलकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। इन तीनों में भी थोड़ा सा डर अब कम होता है। अनाया जो कि अभी भी पूरी तरीके से बीमार थी, उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है और वापस से घर ले आते हैं। अब रात होती है और रात को ये तीनों आराम से सोते हैं और अगले दिन सुबह उठते ही वो पंडित जी आ चुके थे और घर में पूरी तरीके से पूजा की तैयारी चल रही थी। नमन अपनी मम्मी से पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है, पर मम्मी नमन को कुछ भी नहीं बताती, बस बोलती है तुम सब नहा कर आ जाओ और यहाँ पर बैठ जाओ। घर में करीबन 7 पंडित आए हुए थे और एक विशाल सा हवन कुंड बनाया हुआ था और इन 7 पंडित के साथ 2 तांत्रिक भी थे। अब ये सब जब चल रहा था तो वहाँ पर सिर्फ 2 लोग बैठे हुए थे, नमन और अदिति। अनाया वहाँ पर नहीं थी। अनाया को एक अलग से रूम में पूरी तरीके से बंद करा हुआ था। उसके पूरे शरीर में हल्दी से लेप लगाया हुआ था और पूरी शरीर पर नीम के पत्ते ऐसे ढक दिए थे, मतलब पूरे शरीर को नीम के पत्तों से ढका हुआ है। ये पूरा काम उसकी मम्मी और चाची ने करा था। पंडित जी भी उस रूम में नहीं गए थे। वो रूम पूरी तरीके से खाली, जिसमें अनाया हल्दी के लेप के साथ लेटी हुई थी। पूजा के खत्म होने के बाद वो तांत्रिक जो होते हैं वो अपनी विधि शुरू करते हैं। तांत्रिक एक कंकाल लेकर आते हैं जिस पर अनाया के सर का एक बाल बांधा हुआ था और सिर्फ बाल ही नहीं, अनाया के शरीर पर एक छोटा सा कट मारा था जिसकी वजह से थोड़ा सा खून निकला था और उस खून को उस कंकाल पर लगाया गया था। उसके बाद तांत्रिक ने अपने कुछ मंत्र पढ़े और फिर अनाया के डैड को बुलाया। अनाया के पापा जब आते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि ये लो ये कंकाल को और एक ताज़े मुर्दे के ऊपर रख कर आ जाओ। अनाया के पापा भी सेम ऐसा ही करते हैं और फिर अदिति और नमन को बोलते हैं कि जिस मुर्दे की कब्र के ऊपर ये कंकाल रखा जाएगा तुम दोनों भी जाओ और एक एक अंडा उसी कब्र के आसपास जाकर गाड़ के आ जाओ। और ये दोनों भी अब ऐसा ही करते हैं। ये सब करते करते सारा दिन बीत गया था और उस सारे दिन में इन्होंने अनाया की शक्ल तक नहीं देखी थी। उसका रूम पूरी तरीके से लॉक था। उस पूरी रात ना तो पंडित वहाँ से हिले ना ही वो तांत्रिक, मानो कि वो दोनों ही अनाया की रक्षा कर रहे थे। सभी के मुंह से मंत्रों के उच्चारण चल रहे थे। अदिति और नमन भी उस पूरी रात सोए नहीं थे। ये पूरा कार्यक्रम पूरी रात चलता है, जिसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद ये लोग अनाया के रूम को खोलते हैं। अनाया पूरी तरीके से बेहोश पड़ी हुई थी। अनाया को गंगा जल से स्नान करा जाता है और उसके बाद उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं और ये सब करने के बाद अनाया फाइनली होश में आती है। और दूसरी तरफ नमन और अदिति के शरीर में ऐसा दर्द हो रहा था मानो किसी ने उन्हें बहुत मारा हो। वो दोनों पूरी रात जगे हुए थे तो उन्हें ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था, बट अब वो बहुत ज़्यादा दर्द में थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये सब होने के बाद पंडित जी और जो तांत्रिक होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और वहीं पर अनाया और नमन दर्द के मारे बेहोश हो जाते हैं। और जब इन दोनों की आंख खुलती है 3 दिन बीत गए होते हैं। जी हाँ, पूरे 3 दिन बाद इन दोनों की आंख खुलती है। अब अनाया भी पूरे होश में थी और ये दोनों भी। अब ये तीनों जब होश में थे तो इन तीनों का सारा सामान वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे फ्लैट में कर दिया गया था। अनाया के पापा ने इन्हें बताया कि आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि आज से 10 साल पहले उसी फ्लैट में एक लड़की की चलकर मौत हो गई थी, जिसके बाद मकान मालिक ने वहाँ पर कोई पूजा वूजा कुछ नहीं कराई, बस साफ़ सफाई करा के फ्लैट को फिर से रेंट पे चढ़ा दिया। और इस दिन के बाद जब भी वहाँ पर कोई भी रहने आता उनके साथ सेम ऐसे इंसिडेंट होते। उन्हें अक्सर वो लड़की दिखाई देती,
उन्हें अक्सर किसी की प्रेजेंस फील होती और इसी वजह से वहाँ पर धीरे धीरे लोग वो फ्लैट को छोड़कर जाने लगे। जो वहाँ पर नीचे फ्लोर में रहते थे उन तक भी ये सारी कहानियाँ अब आ चुकी थी और इसी वजह से जो वहाँ का ओनर था उसने पूरे फ्लैट वालों को धमकियाँ दी कि मैं आप सब पे केस कर दूंगा, आप सब मेरे फ्लैट को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। और उसी केस की वजह से कोई भी इंसान अब इस फ्लैट के बारे में बात ही नहीं करता था। जब वहाँ पर नमन, आदित्य, अनाया रहते थे तो उन्हें कोई भी आकर बताता नहीं था, क्योंकि सबको डर था कि अगर हमने कुछ कहा तो ओनर हम पर केस कर देगा। अब जब ये तीनों वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उस लड़की की आत्मा पहले से ही प्रेजेंट थी और वो लड़की को एक अच्छा मौका मिल चुका था इन तीनों में से किसी भी एक शरीर में जाकर अपनी ज़िंदगी को वापस से शुरू करने का। अब वो लड़की भी एक स्टूडेंट थी, ये तीनों भी स्टूडेंट थे, तो उस लड़की को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि क्यों ना इन्हीं की बॉडी में जाकर वापस से एक ज़िंदगी जीऊँ। जो ज़िंदगी मेरी अधूरी रह गई है वो इनकी बॉडी में जाकर आराम से जी सकती थी। जिसके बाद उसने अनाया को अपना शिकार बनाया। अनाया जो इन सब चीज़ों से बहुत डरती थी और इसी डर की वजह से अनाया पर हावी होना थोड़ा आसान था। वहीं पर अदिति जो थी उसने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी और जो नमन था उसने भी बालाजी का कड़ा पहना हुआ था, तो इन दोनों पर हावी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और वहीं पर अनाया जिसने कुछ भी ऐसा रक्षा कवच नहीं पहना था, वो लड़की धीरे धीरे अनाया पर हावी होने लगी और देखते ही देखते कब वो अनाया की बॉडी में आ चुकी थी पता ही नहीं चला। आगे हमें ये भी पता चलता है कि अगर कुछ दिन और ये तीनों रुक जाते और अपनी मम्मी को नहीं बताते, पंडित जी और तांत्रिक ये सब समाधान नहीं करते, तो शायद अनाया की ज़िंदगी जा सकती थी। वो जो लड़की थी उसकी आत्मा 10 साल पुरानी थी, मतलब कि 10 साल से कैद थी, जिसकी वजह से वो आत्मा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा इविल बन चुकी थी। सही समय पर पंडित जी और तांत्रिक ने ये सब सही कर दिया, पर वो तांत्रिक और पंडित की मदद से वो आत्मा शरीर पर पूरी तरीके से हावी होने पर नाकाम रही और उस लड़की की आत्मा को भी मुक्ति मिल चुकी है। उस लड़की ने अनाया की बॉडी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया था और इसी वजह से नमन और अदिति वापस दिल्ली जाकर कॉलेज के एग्ज़ाम देते हैं। मैंने बताया था ना एग्ज़ाम करीब आ रहे थे, 10 दिन बाद ही एग्ज़ाम थे, तो ये दोनों जाकर एग्ज़ाम दे आते हैं। मगर अनाया एग्ज़ाम नहीं दे पाती, उसे रिकवर होने में पूरे 2 महीने लगते हैं। इस पूरे इंसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, मगर अनाया का बताना है कि आज भी इन तीनों को वो लड़की दिखती है। वो जली हुई लड़की एक दरवाजे के पास कहीं खड़े दिखती है। इन तीनों को सेम ही सपने आते हैं और ऐसा लगता है जैसे आज भी मानो वो इन्हीं के आसपास है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी अनाया की कहानी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कई सारी कहानियाँ सुनाई जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।